नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रायना और आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। तो सवाल देखते हैं और सवाल के हिसाब से हमें क्या चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द सेवरल रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अनएबल टू परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल। डिस्कस। अब देखो, इलेक्शन प्रोसेस में क्रिमिनलाइजेशन की प्रॉब्लम है, इससे हम वाकिफ हैं, वी नो अबाउट इट, बट what we need to address in this question is how this criminalization leads to problems with democracy। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं या डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसको क्रिमिनलाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है, हमारे पॉइंट्स वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इसमें डिस्कस करने के लिए कहा गया है, एक तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चन है और एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए कहा गया है, तो आप बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर इसके कुछ सॉल्यूशंस या सजेशंस या रिकमेंडेशंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि कभी भी किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए कहा जाए, आप उस प्रॉब्लम के कुछ प्रपोज्ड मेजर्स दिए बिना उस आंसर से एग्जिट नहीं लेना चाहिए। इसको एक थंब रूल बना के चलिए। रिसेंटली ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिश नहीं किया, इनफैक्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिसाइज नहीं किया, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ सीरीज ऑफ जजमेंट्स दी थी जहां पे उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो पहले तो वो उसे साफ करे, साफ इन द सेंस वो क्लियर करे कि व्हाट केसेस आर पेंडिंग एंड व्हाट केसेस हैव बीन देयर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एंड सेकेंडली वो ये भी बताए कि उन्होंने उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही क्यों चूज किया, व्हाई दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट गॉट द नॉड अहेड ऑफ समवन जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि आप क्वेश्चन के अंदर दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू पुश योर माइक्रो डायग्राम को लिखने का या एंटर करने का बेस्ट पॉसिबल जगह होती है जब आप जैसे ही आप इंट्रोडक्शन दे देते हो या जैसे ही आप एक से दूसरे पॉइंट सब हेडिंग की तरफ जाते हो। बीच में कहीं माइक्रो डायग्राम देने से क्या होता है कि आप खुद कंफ्यूज हो सकते हो और आपका थॉट का फ्लो भी कंफ्यूज हो सकता है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि देयर इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे नंबर 1, 18th लोकसभा में 46% ऑफ MPs आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। इसके अलावा 29% MPs के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस सीरियस वाले हैं, यानी मर्डर, किडनैपिंग, ये वाले serious offenses. Only 6% conviction rate for crimes that are committed by MPs MLAs, which also points to the fact that probably many of these cases may be fabricated as well. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज की। 124% इंक्रीज इन MPs with serious cases, मतलब 2 लोकसभा के मुकाबले अभी से अगर आप कंपेयर करो, 2009 के मुकाबले अभी से आप कंपेयर करो, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ MPs who have serious criminal cases against them has risen मोर देन 100%, मतलब डबल हो चुका है। और 55% इंक्रीज इन नंबर ऑफ MPs विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस, मतलब अगर आप सिर्फ क्रिमिनल केसेस की बात करो, सीरियस वाले प्लस नॉन सीरियस वाले, तो वो 55% इंक्रीज हुए हैं। ये डेटा ये सब्सटैंशिएट करता है कि एक्चुअल में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड पे आ जाएंगे, यानी क्रिमिनलाइजेशन का डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में लेजिटिमाइज हो जाएगा करप्ट प्रैक्टिस, इनएफिशिएंसी, और पब्लिक वेलफेयर की जगह हमारा मसल पावर। पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर है, तो हम क्यों लॉज फॉलो करें, है ना। डेमोक्रेसी में एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम किसी को पावर दे रहे हैं उसके बदले में वो हमारी वेलफेयर के बारे में सोचेगा और रूल्स को, लॉज को अपहोल्ड करेगा। लेकिन अगर वही अपना एंड ऑफ द बार्गेन नहीं फुलफिल कर रहा है, वही इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी लॉज को इक्वली फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्यों फॉलो करें, हम तो मियर मॉर्टल्स हैं। सेलेक्टिव जस्टिस एंड थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ, जैसा मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया, रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिस किया जब 2013 में उन्होंने सेक्शन 8 क्लॉज नंबर 4 सब सेक्शन 4 जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। इस प्रोविजन के जरिए जो
इनकम्बेंट एमपीज थे, मतलब सिटिंग एमपीज थे या सिटिंग एमएलएस थे, उनके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आ जाता है तो उनको अपील करने का मौका दिया जाता था, और इस अपील करने के ड्यूरेशन में उनको डिस्क्वालीफाई या रिमूव नहीं किया जाता था। जबकि अगर कोई कंटेस्ट करने आ रहा है इलेक्शन एमपी और या एमएलए के, और अगर उसके खिलाफ कोर्ट जजमेंट दे देता है, पास कर देता है कि आपके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस है वो प्रूव हो चुका है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था। तो एक तरीके से इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो प्रिंसिपल है, जो आधार है, जिसको रूल ऑफ लॉ का एक वन ऑफ द पिलर्स कहा जाता है, वो वायलेट हो जाता है। मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस होना, देखिए जब भी आप देखते हो दुनिया में ना इक्वालिटी की बहुत सारी मिसाल हो सकती है, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और हम जिस इक्वालिटी से डील करते हैं, हम जिस वर्ल्ड से डील करते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आपके अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉलिटिक्स है ना, ये अलग अलग फील्ड्स हैं, अगर एक फील्ड का जो रिसोर्स है वो दूसरे फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, एक फील्ड का रिसोर्स दूसरे फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, या एक फील्ड के अंदर आपके पास कोई मान लो पॉइंट्स है, क्रेडिट है ना, जैसे मेरे पास हेल्थ की डिग्री है ना, या मेरे पास एजुकेशन की डिग्री है ना, या अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे पास पैसा है, मनी है ना। अगर इन पर्टिकुलर वैल्यूज के हिसाब से मेरी दूसरी फील्ड अफेक्ट हो जाती, जैसे अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे पास पैसा है, इस पैसे के जरिए मैं वोट्स अगर खरीद सकता हूं, दैट मीन्स समाज इक्वल नहीं। ठीक है, तो हर एक फील्ड में सेपरेट सेपरेट इक्वालिटी चलनी चाहिए। हेल्थ के अंदर अलग इक्वालिटी, एजुकेशन के अंदर अलग इक्वालिटी, पॉलिटिक्स के अंदर अलग इक्वालिटी। अगर मेरे पास पैसा है और मैं पैसे से वोट खरीद सकता हूं, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस होते हैं लोगों को, क्रिमिनल्स को हायर करने के लिए, है ना, तो अगर ऐसा होता है तो समाज में इक्वालिटी भी अफेक्ट होती है। So criminally charged politicians, they use their financial power because they have money from illegitimate sources, and they use muscle power to influence the voters. ठीक है, इसके अलावा legislative और executive institutions कमजोर पड़ जाते हैं। बेसिकली आप अगर एमपी, आधे एमपी आपके क्रिमिनल है लेजिस्लेचर में, तो वो क्या कानून बनाएंगे, क्या लॉज बनाएंगे, क्या वो लॉज अपहोल्ड करेंगे एक कॉमन सिटीजन के इंटरेस्ट को, ये आपके ऊपर सवाल। वोटर की चॉइस खत्म हो जाती है। देखो मैं डेमोक्रेसी से लिंक कर रहा हूं इसको, वो एक सच्ची डेमोक्रेसी में वोटर के पास एक लेजिटिमेट चॉइस होनी चाहिए बिटवीन एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स उतना ज्यादा बेहतर है फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ प्लूरल एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप क्रिमिनल्स को इस फील्ड में लेके आते हो तो वोटर्स के लिए चॉइस खत्म हो जाती, क्योंकि एक क्रिमिनल वर्सेस दूसरा क्रिमिनल उनको चूज करना है। दैट मींस डेमोक्रेसी के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर आघात होता है, हमला किया जाता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप ये देखो कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन का भी डैमेज यहां पे देखा जाएगा। आपने एक चीज याद रखनी है, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपने वे फॉरवर्ड जरूर देना है बिफोर गिविंग कंक्लूजन। तो आपने बता दिया कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को किस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अफेक्ट कर सकता है, अलॉन्ग विद सम जजमेंट्स एंड एग्जांपल। अब यहां पे हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि आगे जाते हुए इन 5 चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। वी विल नॉट एक्सपैंड इट मच बिकॉज इट हैज नॉट बीन आस्क्ड डायरेक्टली एंड वी वुड हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड स्पेस। तो हम क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीवियस प्रोनाउंसमेंट्स हैं खासतौर पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके, उनको स्ट्रिक्टली अडहियर करना इंपॉर्टेंट है। राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली थी कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिसाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है अपने कैंडिडेट्स के। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ आरपी, ऑलरेडी 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो ऑलरेडी एक बहुत सारी ऑफेंसेस लिख देता है, हम उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करो, इलेक्टोरल ऑफेंसेस की बात करो, अगर उसी को आप स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करोगे तो आधी क्रिमिनलाइजेशन तो वहीं से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिकमेंडेटरी से बियॉन्ड पावर देते हुए स्ट्रिक्ट पावर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन देने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनाए गए थे एमपीज एमएलएस के एग्जिस्टिंग केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, उनको स्ट्रिक्टली अडहियर करना चाहिए टाइमलाइंस के प्रति, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना जरूरी है। लास्टली आप कानून में अमेंड करने की सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कई कमिटीज ने रिकमेंड किया है जहां आप कन्विक्शन का वेट किए बिना, बिफोर वेटिंग फॉर द कन्विक्शन ऑफ, दैट मीन्स फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन होल्डिंग सम एमपी और एमएलए एज अ क्रिमिनल, आप जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं
जब केस को एडमिट कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर, उसी स्टेज पे आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति साबित हो जाता है कि गिल्टी नहीं है तो उसको दोबारा से क्वालिफाई कर दीजिए, और अगर वो गिल्टी है तब तो वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द वे फॉरवर्ड। और इसी तरीके से आप हर क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनके एनालिसिस को देख सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्स में, जहां हमने 2013 से लेकर 2024 तक मेंस में जो भी सवाल आए हैं उनको थीम वाइज अरेंज करते हुए डिस्कस किया है और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए हैं कि कैसे थीम्स को कंप्लीट किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप सिलेबस की इन्फिनिटी के थ्रू बहुत ज्यादा इंटिमिडेट हो सकते हो। तो इसलिए सिलेबस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस हमें कंट्रोल ना करें, हम सिलेबस को कंट्रोल करें। इसी मुहिम से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोर्स के अंदर डिस्कशंस करते हैं। चलिए, तो आज के लिए ये सवाल काफी है। कल आप कौन से सब्जेक्ट का सवाल चाहते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। धन्यवाद।